बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 16 मार्च पाकिस्तान में पीर की सुबह और आसिम मुनीर डिफेक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 107। अब चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ और सबसे पहली खबर आपके सामने अमेरिका से रखते हैं, जहां पर सदर ट्रंप आप मीडिया के पीछे पड़ गए हैं। आपको ये तो पता ही है कि जब जब भी नैरेटिव किसी के हाथ से निकलता है और उसे जंग हो या सियासत हो उसके मैदान में शिकस्त होती है, तो हर डिक्टेटर वही करता है जो आपको आसिम मुनीर पाकिस्तान में करते हुए नजर आए। जैसे आसिम मुनीर भी पाकिस्तान में हर उस आवाज के पीछे हैं। आसिम मुनीर ही क्या, इस वक्त जनरल बाजवा, जिनके बारे में ये ख्याल है कि वो बहुत ज्यादा अलील हैं, और पिछले दिनों असदुल्ला खान साहब ने बताया कि अब वो किसी को पहचान भी नहीं पाते। याद रखिए कि अरशद शरीफ शहीद की वालिदा ने उनको अपने बेटे का कातिल करार दिया है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लिख कर दिया था कि इन्होंने मेरे बेटे को कत्ल करवाया। तो कहने की बात यह है कि ये सिर्फ आसिम मुनीर साहब या बाजवा साहब तक की बात नहीं है। पीछे चले जाइए तो जनरल ज़ियाउल हक भी सहाफ़ियों के साथ ऐसे ही करते थे। हर डिक्टेटर जो है वो ज़ाहिर है, एक तो उसे गोला बारूद से तो ज़ाहिर है परेशानी होती है, क्योंकि उससे उसके जो फौजी होते हैं उन्हें नबरदज़मा होना होता है, और गोला बारूद ज़्यादा चल जाए तो उसकी जो सल्तनत है वो ख़त्म हो सकती है। लेकिन उससे भी ज़्यादा उसे जिस चीज़ से परेशानी होती है वो आज़ाद सोच से होती है, क्योंकि बोलते आप तभी हैं जब आप आज़ादाना सोचते हैं। हाँ, ऐसी सहाफ़त से किसी डिक्टेटर को कभी प्रॉब्लम नहीं होती जो बराए फ़रोख्त हो। मतलब जो कुछ ले दे के सेटल डाउन हो जाए और उनकी मर्जी की रागनी लिखे, मतलब ऐसा म्यूजिक लिखे, ऐसी सुर ताल लिखे, जैसे हमारे माशाल्लाह से सुहेल वड़ाज साहब और दूसरे कई बहुत ही जहांदीदा किस्म के दानश्वर जो हैं, वो दानश्वरी से ज़्यादा अनाज के दुश्मन बने हुए हैं आजकल। और ऐसी ऐसी चीज़ें लिखते हैं जो आज इस व्लॉग में आपको बताएंगे कि किस तरीके से वो हर चीज़ को ट्विस्ट करते हैं सिर्फ बादशाह वक्त को खुश करने के लिए। तो अब जो कुछ आपने पाकिस्तान में देखा उसी तरह का काम अब मेरा ख्याल है सदर ट्रंप जो है वो अमेरिका में शुरू करना चाहते हैं। और वजह उसकी ये है कि जो जंग का मैदान है वहां पर बयानिया हाथ से निकल रहा है। लगा यही था कि ईरान के ऊपर हमला करेंगे, 2-4 दिन के अंदर मिसाइल फेंकेंगे, बल्कि सदर ट्रंप ने तो एक तकरीर में ये कहा भी था कि हम ये वीकेंड एक्सक्लूजन के लिए गए थे, ये फ्राइडे जाएंगे और पीर वाले दिन वापस आ जाएंगे। ये जो हमारे देहात में बैठे हुए लोग हैं उनके लिए बता दें कि जो लोग बड़े बड़े शहरों में नौकरी करते हैं या बहुत ही मसरूफ अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, बिजनेस है या बड़ा चैलेंजिंग उनका कोई प्रोफेशन है, तो उनको कई दफ़ा छुट्टी नहीं मिलती। तो वो फिर एक टर्म यूज़ होती है वीकेंड एक्सक्लूजन। उसका मतलब है कि आप जुमे वाले दिन किसी आइलैंड पे गए, किसी जगह पर छुट्टी गुजारने गए, 2 दिन आपने वहां गोल्फ खेली या कोई भी आपने वहां पर सैरो तफरी की, और पीर वाले दिन आकर दोबारा आपने ऑफिस ज्वाइन कर लिया। एक शॉर्ट ट्रिप होता है, सिर्फ वीकेंड के लिए होता है। इसी तरह का हवाला दिया था सदर ट्रंप ने ईरानी जंग के लिए कि बस वीकेंड मतलब हम फ्राइडे जाएंगे और मंडे हम वापस आ जाएंगे, 3 दिन के अंदर अंदर काम हो जाएगा। इसीलिए याद कीजिए ये जंग भी जुमे की रात को ही शुरू की गई थी और पर्पज ये था कि इतवार तक सब काम खत्म कर दिया जाए। जैसे ही मेन लीडरशिप जो है वो मार दी जाएगी, कत्ल कर दी जाएगी, शहीद कर दी जाएगी, रजीम वहां चेंज हो जाएगी, अवाम निकल आएगी सड़कों पर, और स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर भी कोई मनफी असर नहीं पड़ेगा, तेल की कीमत पर भी मनफी असर नहीं पड़ेगा, और मंडे वाले दिन सब कुछ नॉर्मल होगा। वो सब कुछ तो नहीं हुआ। अब आपके सामने बजाय इसके, आज भी मैं बीबीसी के ऊपर एक एनालिसिस सुन रहा था, तो वो ये कह रहे थे कि रजीम के जो प्रॉब्लम्स थे, जो कल हमने आपको बताया था कि जो रजीम की छोटी मोटी इस वक्त अवाम के अंदर गमो गुस्सा था, क्योंकि इतने सालों से वो वहां पर ईरान में हुकूमत कर रहे हैं, वो भी अब खत्म हो गया है काफी सारा। और अवाम जो है वो एक मुठ होके, एक जुट होके सब खड़े हैं अमेरिका का और इसराइल का मुकाबला करने को। मसलन ये जरा लाइनें लगी हुई देखिए, ये आपको लग रहा होगा कोई राशन के लिए लाइनें लगी हुई हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। इसराइल ने जो पुलिस की बहुत सारी चौकियां हैं उनको तेहरान में और दूसरे इलाकों में टारगेट किया, और वहां पर जो पुलिस था या लॉ एनफोर्समेंट जिन्होंने चौकियां कायम करके वहां पर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर रहे थे, उनमें से खासे लोग शहीद हो गए। और जाहिर है जंग की वजह से मजीद चौकियां भी वहां पर जो है वो लगाने के लिए हुकूमत या चौकियों की तादाद बढ़ा रही है। तो ऐसी सूरत हाल में अवाम वॉलंटियर कर रही है, लाइनों में लग के आकर कह रही है कि हम इन चौकियों पर आपके हफाजत करने के लिए, आपके गार्ड्स बनने के लिए, आपके मददगार बनने के लिए हुकूमत के साथ खड़े हैं। तो इसलिए अगर आप तेहरान या मुल्क के दूसरे तूलो अर्ज को देखें तो ये वाज़ेह तौर पर नजर आता है कि इतने गोला बारूद के बावजूद सदर ट्रंप और उनके साथी जो है वो बयानिए की जंग हार रहे हैं। और सबसे ज्यादा जो इंटेलिजेंट काम किया, वो इंटेलिजेंट काम इस तरह से हुआ कि जो दुबई है वो पूरे मिडिल ईस्ट का, वो बुर्ज खलीफा कहें या दुबई को ओवरऑल कहें, वो एक शाइनिंग स्टार कह लीजिए, एक जिसे पंजाबी में मुंह मत्था कहते हैं, वो था। आपने देखा वहां का बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, वहां की टूरिज्म, वहां की बिल्डिंग्स, वहां के लग्जरी होटल्स, वहां के बीचेस, मतलब सब कुछ था। एक दुनिया के ऊपर उन्होंने जन्नत आबाद कर दी थी। हालांकि आपको पहले भी बता चुके हैं कि दुबई के पास तेल नहीं है, यूएई के पास है। यूएई का जो मेजर पार्टनर अबू धाबी है, उनके पास खासा तेल है, लेकिन क्योंकि यूएई के अंदर 7 रियासतें हैं और उनमें से एक दुबई है, दुबई के पास जो तेल था वो मुद्दत का खत्म हो चुका। अब तेल से उनकी सिर्फ 2% आमदन है, 12% वो टूरिज्म से लेते हैं, 12% जो वहां पर बैंक्स और कमर्शियल अपना
अपना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वहां से आते हैं। 28% वो अपनी आमदन जो है वो ट्रेड से हासिल करते हैं। ट्रेड का मतलब कि जो वहां जाकर कंपनीज रजिस्टर्ड हुई हैं और उनके बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में बैठ के वो वहां बिजनेस कर रहे हैं। बाकी तो आप सबको पता है कि वहां पर जो माहौल है वहां पर ना तो काश्तकारी होती है ओवरऑल, मैं लार्जर लेवल पे कह रहा हूं, क्योंकि सारा वहां पर रेगिस्तान है, पीने का पानी तक नहीं है। तो ऐसे हालात में उन्होंने एक दुनिया पर जन्नत बनाई हुई थी, और अब उस जन्नत में जब बार बार ड्रोन हिट करते हैं, मिसाइल लगते हैं, तो उस जन्नत में रहने वाले जो अमीर तरीन लोग थे वेस्टर्न कंट्री से, वो वहां से तकरीबन तकरीबन ज्यादातर जा चुके हैं। जो थोड़े बहुत रह गए, अगर ये सारा मामला जारी रहा तो उनके भी वहां रहने के जो हालात हैं वो हर गुजरते दिन के साथ मुश्किल होंगे, क्योंकि ईरान जो है उसने ऐलान कर रखा है कि अमेरिका से रिलेटेड, वेस्ट से रिलेटेड जितने भी ऐसे बैंक हैं जो इसराइल और अमेरिका से रिलेटेड हैं, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं या टेक्नोलॉजी की कंपनीज हैं, उनको हमने टारगेट करना है। बहरहाल वापस आते हैं तो ये बयानियां जो है वो भले दुबई में जो कुछ हो रहा है, जो मिसाइल लग रहे हैं, जिस तरीके से लोग वहां से एयरपोर्ट से निकल रहे हैं, जैसे आग लग रही है हर तरफ, वो वजूहात हों, या ओवरऑल जो स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मज़ के अंदर हर दिन, अब कल की रात की भी इंफॉर्मेशन यही है कि एक और बहरी जहाज को ईरान ने उड़ा दिया है और वो शोलों की लपेट में था, और उसकी वीडियो भी अब सामने आई है कि समंदर के अंदर आग लगी हुई है। वो बहरी जहाज भी, वो टैंकर भी जल रहा है, और उससे गिरने वाला जो तेल है समंदर के अंदर, उससे पानी में भी आग लगी हुई है। तो ये मनाजर जो है ये पूरी दुनिया को शॉक भी कर रहे हैं। और तेल की कीमतें अमेरिका के अंदर अब तक, जंग शुरू होने से लेकर अब तक 24% बढ़ चुकी है। जी हाँ, 24% जो तेल की कीमतें हैं वो अमेरिका की अक्सर रियासतों के अंदर ऑन एवरेज बढ़ चुकी हैं। यहाँ जाहिर है पाकिस्तान में भी इतनी ही तेल की कीमतें जो हैं, या बल्कि इससे ज़्यादा वो बढ़ा चुके हैं। और अब तो वहाँ पर एक और डाका मारा गया है कि मिट्टी के तेल को इतना ज़्यादा, जो गरीब आदमी इस्तेमाल करता है, उसे इतना ज़्यादा पाकिस्तान में बढ़ा दिया गया है कि उसकी कीमत पेट्रोल और डीजल से भी ऊपर रख दी है। 353 रुपये, 353, जी हाँ, पर लीटर मिट्टी का तेल जो है उसकी कीमत कर दी है, क्योंकि गरीब का वहाँ कोई नाम लेने वाला नहीं है, उसको कोई रिप्रेजेंट करने वाला नहीं है, इसलिए उन्होंने खुली लेवी उसके ऊपर लगाई है। मीन अजाफी टैक्स गवर्नमेंट ने अपना लगा के उसकी कीमत को मजीद ऊपर कर दिया। वापस आते हैं तो सदर ट्रंप जो है उनको अब मसला यह है कि नैरेटिव इन हाउस भी खराब हो रहा है, अमेरिका के अंदर भी। आपको पहले भी नंबर्स बता चुके हैं कि जब इराक और अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका ने अपनी फौजें भेजनी थी तो उस वक्त 91 एंड 88, जी हाँ, एक मौके पर 91 एक मुल्क के लिए और दूसरे मुल्क के लिए 88% अमेरिकन समझते थे कि वहां हमें अपनी फौज भेजनी चाहिए। जब ये ईरान का कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ तो सिर्फ 12% अमेरिकन थे। CNN का पोल बताता है कि जो ये समझते थे कि अपनी फौज बूट्स ऑन ग्राउंड जो है वो ईरान में करने चाहिए। मतलब अमेरिकी आवाम बिल्कुल जंग नहीं लड़ना चाहती, ये वाली उनके ऊपर भी ये जंग मुसल्लत की गई है। तो इसलिए सदर ट्रंप को अमेरिका के अंदर भी प्रॉब्लम है। बाहर निकले तो स्पेन के जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने अखीरी कर दी है, उन्होंने तो लुंगी उठा दी सदर ट्रंप साहब की। उसके बाद आपने देखा साथ ही कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर, कनाडा का तो गरीब की जोरू सबकी भाभी, ये वाला हाल था। आपको पता है कि अमेरिका का जो दिल करता था वो कनाडा से वही करवाता था, और कनाडा भी चुप करके करता जाता था। अब जो हालात हैं उसमें आप देख सकते हैं कि जो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने भी ये बयान दे दिया है कि हम इस जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहते। फ्रांस ऑलरेडी इसको गैर कानूनी जंग कह चुका है। जो जर्मनी है वो भी इसका हिस्सा नहीं बनना चाहता, और बहुत ही एहतियात के साथ जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी इससे दूरी इख्तियार कर चुके हैं। मतलब कि तमाम यूरोपियन जो इनके अलाई थे वो भी पीछे हट चुके हैं। साउथ कोरिया ने कहा कि हमने इस जंग में नहीं जाना। जापान के हालात भी यही हैं, ऑस्ट्रेलिया के हालात भी यही हैं। मतलब कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो इसका हिस्सा बन सके। सदर ट्रंप ने हाल ही में एक ट्वीट किया, हालांकि पहले वो ये कहते थे कि अब हमें किसी की जरूरत नहीं। याद कीजिए जब बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर ने यह कहा कि हम जो इमदादी कार्रवाइयां हैं या डिफेंसिव जो मेजर्स लेने हैं, मीन जो ऐसे मिसाइल या ड्रोन आ रहे हैं मिडल ईस्ट पर, दुबई हो, कुवैत हो, कतर हो, उनके ऊपर जो हमले हो रहे हैं उनको रोकने के लिए हम अपनी अफवाज आपके साथ लगाने को तैयार हैं या अपने रिसोर्सेज देने को तैयार हैं। तो सदर ट्रंप ने वापस एक ट्वीट किया जिसमें बहुत ह्यूमिलिएट किया, इंसल्ट किया यूनाइटेड किंगडम को, और ये कहा कि आपकी अब हमें मदद की जरूरत नहीं है। सदर ट्रंप ने यह कहा कि अब हम ये जंग जीत चुके हैं, और जब जंग जीत चुके हैं तो अब आपको कैसे हम वेलकम करें, लेकिन हम याद रखेंगे। मतलब उन्होंने ये कहा कि वर्ल्ड वॉर के अंदर हम आपके साथ आके खड़े हुए थे, आप हमारे साथ खड़े नहीं हुए, हम ये याद रखेंगे कि आपने ये हमारे साथ किया, लेकिन अब हम जंग जीत चुके हैं, अब हमें आपकी जरूरत नहीं है। ये अब से 4 दिन पहले सदर ट्रंप ने ये ट्वीट किया था, और अब वही सदर ट्रंप जो है कल फिर ट्वीट करके तमाम बरतानिया समेत तमाम बड़ी कुव्वतों से मदद मांग रहे थे और कह रहे थे कि आइए हमारी मदद कीजिए ताकि हम सब मिलकर आबनाए हरमज जो है, जो स्ट्रेट्स ऑफ हरमज है, उसको खोल सकें। वहां से तेल की जो निकासी है, तरसील है, वो बर वक्त होती रहे। अब उस पर भी आपको बता दिया कि सभी मुल्कों ने, चीन समेत सभी ने हाथ खड़े कर दिए कि हमने इसका हिस्सा नहीं बनना। हाँ, यूरोप ने सीधा जवाब नहीं दिया। यूरोपियन कंट्रीज ने कहा कि हाँ, इस पर बात करते हैं, देखते हैं। अभी जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं
उन्होंने ईरानी प्रेसिडेंट के साथ फोन पर डायरेक्टली भी बात की है और पता ये चला है कि फ्रांस और इटली जो है, जाहिर है जो प्रेस रिलीज आई है सामने वो तो यही आई है कि फ्रेंच प्रेसिडेंट ने ये कहा है कि आप ये जो मिडल ईस्ट और दूसरे मुल्कों के ऊपर हमले कर रहे हैं, दुबई और दूसरे तमाम मुल्क जो यूएई और कतर और कुवैत, आप इन पर हमले ना करें। जाहिर है वहाँ पर फ्रेंच जो हैं वो सोल्जर्स भी हैं कई बेसिस के ऊपर, तो उन्होंने कहा कि आप हमले ना करें। लेकिन अंदर की बात ये पता चल रही है, अब एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि इटली और फ्रांस डायरेक्टली बातचीत कर रहा है ईरान से कि हमारे टैंकर्स को स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मज़ में से गुजरने दिया जाए, हमने तो आप पर कोई हमला नहीं किया। तो कहने की बात ये, कल ही आपको ये भी बताया कि स्विट्जरलैंड ने कहा तो कि हमारी तो आपने जो एयर स्पेस है वो भी इस्तेमाल नहीं करनी, हम इस जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहते। इसी तरह से जो साउथ कोरिया है उन्होंने भी ये बयान दिया, और जो नॉर्थ कोरिया वाले साहब हैं वो तो आपको पता ही है कौन है, वो तो बजाय इसके कि वो अमेरिका को कोई साथ देने के, उन्होंने तो 10 बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं वो जापान की तरफ रख के जानबूझ के पानी में फेंके थे। सिर्फ धमकी दी थी कि अगर आप वहां पर ज्यादा एंगेज हुए जापान वगैरह तो मैं इधर अपना शो, अपनी सर्कस जो है वो लगा दूंगा। तो इन हालात के अंदर अब सदर ट्रंप का जो फोकस होगा आने वाले दिनों में वो नजर आ रहा है कि वो आजाद मीडिया पर है, क्योंकि हम ये सारी सर्कस पाकिस्तान के अंदर देख चुके हैं किस तरीके से आसिम मुनीर या उससे पहले जनरल बाजवा जब उनको डिफीट हुई अवामी लेवल के ऊपर, क्योंकि 1971 में जो कुछ उस वक्त याया खान कर रहे थे, उस वक्त के आर्मी चीफ, या उससे पहले अयूब खान कर रहे थे, कर तो वो भी ऐसे ही इतने ही गंदे काम रहे थे, इतने ही गंदे तरीके से वो भी फौज के इदारे को अपने जाती मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन उस वक्त कोई सोशल मीडिया नहीं था जो किसी को आईना दिखा सके। सोशल मीडिया एक ऐसी ताकत है कि इसने हर शहरी को जर्नलिस्ट बना दिया है, इसीलिए इस चीज को सिटीजन जर्नलिज्म कहते हैं। तो ये जो सिटीजन जर्नलिज्म है, मतलब आम शहरी भी जर्नलिस्ट बन गया है सोशल मीडिया की वजह से। इस वजह से अब भले शरीफ खानदान हो यहाँ का या कोई और बादशाह या मलूकियत हो, वो कॉर्नर हुए हैं और उनको अब धमकियां लगानी पड़ती हैं जेलों की, कार्रवाइयों की, क्रिमिनल केसेस की। ऐसा ही केस अब अमेरिका से एक सामने आ रहा है। पहले तो सदर ट्रंप की एक जनरल स्टेटमेंट आई जो उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स और दूसरे मीडिया आउटलेट्स को वार्न किया कि अगर आपने इस जंग के ऊपर झूठ लिखना बंद ना किया तो फिर आपके ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन अब टकर कार्लसन, जो कि शायद इस वक्त जो न्यूज एंड करंट अफेयर के सबसे बड़े सहाफी हैं अमेरिका के, सबसे बड़े का मतलब मेरा उनकी ऑथेंटिसिटी या दानिश्वरी के हिसाब से नहीं कह रहा, सबसे ज्यादा देखे जाने वाले इस वक्त वो एक ऐसे आप ये कहिए कि प्रेजेंटर हैं, एनालिस्ट हैं, एक मीडिया पर्सनैलिटी हैं। उनका थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बता दूं, वैसे तो वो 90s से कर रहे हैं जर्नलिज्म, उनके वालिद भी जर्नलिस्ट थे, फिर डिप्लोमेट रहे उनके वालिद, लेकिन उन्होंने पहले न्यूयॉर्क टाइम्स मैगजीन में भी लिखते रहे, बाकी पॉलिसी रिव्यू में वगैरह में भी लिखते रहे, लेकिन 2000 में उन्होंने CNN को ज्वाइन किया और उसके बाद उन्होंने गालिबन 2005 में MSNBC को ज्वाइन किया और उन्होंने 2009 में फॉक्स न्यूज़ को ज्वाइन किया। लेकिन ये था वो मौका जिसने उन्हें बहुत पॉपुलर किया। जरा उनके कई ख्यालात बड़े रेडिकल हैं वो थोड़े से एक्सट्रीमिस्ट अपने ख्यालात में, मैं वैसे एक्सट्रीमिस्ट नहीं कह रहा एक्शंस में, लेकिन अपने तज्जिया और ख्यालात में। तो उन्होंने 2009 से फिर बहुत शोहरत पाई फॉक्स न्यूज़ के ऊपर, उनका डंका बजा। फिर उसके बाद वो अलग हो गए। 2023 में उन्होंने फॉक्स न्यूज़ से अलहदगी इख्तियार कर ली, लेकिन उस वक्त तक वो बहुत पॉपुलर हो चुके थे। फिर उन्होंने अपना इंडिपेंडेंट मीडिया, जैसे इस वक्त आपने मेहदी हसन को देखा, उन्होंने भी अपना इंडिपेंडेंट मीडिया हाउस बना रखा है, मतलब वो भी अपना व्लॉग करते हैं। ऐसे ही टकर कार्लसन ने फिर अपना व्लॉग शुरू किया और 2024 में उन्होंने एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल कहना है या हैरानकुन किस्म का उन्होंने एक इंटरव्यू किया पुतिन का। जी हाँ, पुतिन का जब उन्होंने इंटरव्यू किया उसमें उन्होंने ऐसे सवालात पूछे जो अमूमी तौर पर अमेरिकी जर्नलिस्ट नहीं पूछते, और उन्होंने खुल के पुतिन को वो सवालात किए भी और जवाबात भी देने पड़े। अनफिल्टर्ड किस्म का वो इंटरव्यू था और उसने फिर टकर कार्लसन को पूरी दुनिया के अंदर मजीद बेहतर तरीके से मुतारफ भी करवाया और पॉपुलर भी किया, फेमस भी किया। तो अब टकर कार्लसन जो है वो अपना व्लॉग करते हैं और अमेरिका के अंदर उन्हें मिलियंस ऑफ पीपल जो हैं वो वॉच करते हैं, देखते हैं। मैंने पहले भी कहा कि बहुत बड़ी तादाद में उन्हें लोग नापसंद भी करते हैं, क्योंकि उनके आइडियाज़ बहुत सारे लोगों को रेडिकल भी लगते हैं, बहुत सारे लोगों को बड़े शिद्दत पसंद भी उनके आइडियाज़ लगते हैं, या आप ये कहिए कि कोई इतने वाइज बहुत सारे लोग उनको नहीं समझते, लेकिन बहुत सारे लोग उन्हें फॉलो भी करते हैं और समझते हैं कि वो बड़े ज़हीन आदमी हैं और बहुत ही बेहतरीन तजिया करते हैं। तो अब टकर कार्लसन जो पॉपुलर तो थे, लेकिन और सदर ट्रंप के वो बहुत बड़े सपोर्टर भी थे पहले, लेकिन जैसे ही सदर ट्रंप ने ये जंग शंग शुरू की तो वो खुलकर सामने आए। और फिर टकर कार्लसन जो हैं वो अमेरिका के अंदर उन चंद जर्नलिस्टों या बड़े जर्नलिस्टों में से हैं जो इसराइल के ऊपर खुल के तनकीद कर रहे हैं और इसराइल के अमेरिका में जो रोल है उसको बहुत क्वेश्चन कर रहे हैं। टकर कार्लसन के अक्सर प्रोग्राम्स अगर आप देखें तो उसमें वो ये तजिया देते हैं कि जिस तरीके से अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी पर कोई और मुल्क बाहर से असरअंदाज नहीं हो सकता, वो कहते हैं कि इसराइल भी हमारी स्टेट नहीं है, वो एक और मुल्क है। तो हमारे जो सियासतदान हैं, हमारे जो यहाँ पर पॉलिसी मेकर हैं, ये इसराइल से इस तरह असरअंदाज क्यों होते हैं जैसे वो हमारे अपने ही मुल्क का हिस्सा हो। जब अमेरिका में कवानीन है कि यहाँ के सियासतदान जो है वो किसी बाहर के मुल्क के इमा पर यहाँ पर पॉलिसीज नहीं बना सकते, तो फिर इसराइल के इमा पर यहाँ पर पॉलिसीज क्यों बनती हैं। ये हाल ही में ली
गई टकर कार्लसन की वो लाइन है जो उनको मतनाज़े भी करती है हुकूमती ऐवानों के अंदर और मुमताज़ भी करती है इन तमाम तज्जिया निगारों के अंदर जो इस वक्त जंग के खिलाफ खड़े हैं और वाज़े तौर पर अमन को कोशिश करने की बात कर रहे हैं। तो फिर टकर कार्लसन खुल के बहुत सारी और बातें भी लोगों के सामने रखते हैं जिसमें वो लोगों को बताते हैं कि कौन कौन सी यहाँ पर हिपोक्रेसीज हो रही हैं। अब टकर कार्लसन हमें बता रहे हैं कि उनके खिलाफ शायद एक फौजदारी मुकदमा क्रिमिनल केस जो है वो अमेरिका के अंदर कायम कर दिया जाए। टकर कार्लसन कहते हैं सीआईए ने मेरे निजी मैसेजेस पढ़ लिए हैं, सीआईए मेरे खिलाफ फौजदारी रेफरेंस भेजने की तैयारी कर रही है, मुझ पर इल्जाम हो सकता है कि मैं गैर मुल्की एजेंट के तौर पर काम कर रहा था क्योंकि मैंने जंग से पहले ईरान के लोगों से बात की थी। ईरान जंग के जाहिर है शदीद नाकिद हैं टकर कार्लसन, और बात उन्होंने इसलिए की थी कि जर्नलिस्ट जो है वो किसी से बात, जैसे पाकिस्तान में जर्नलिस्ट हैं वो इंडिया में जाहिर है बात करेंगे वहां के मामलात को समझने के लिए, इंडियन जर्नलिस्ट जो हैं वो पाकिस्तान में बात करेंगे। तो जर्नलिज्म में आपको अक्रॉस द आयल लोगों से बात करनी पड़ती है, लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू समझना पड़ता है, उनकी टेक लेनी पड़ती है, उनकी अंडरस्टैंडिंग अबाउट थिंग्स आपको समझनी पड़ती है कि सब कुछ क्या हो रहा है। तो अब टकर कार्लसन ये बता रहे हैं। अच्छा, एक चीज आपको अक्सर स्ट्राइक करती होगी और कई दफा आपके जहन में सवाल आता होगा कि ये पाकिस्तान में क्रिमिनल केसेस को फौजदारी मुकदमे क्यों कहा जाता है, क्योंकि दो तरह के केसेस होते हैं पाकिस्तान में, सिविल मैटर्स होते हैं और एक फौजदारी मैटर्स होते हैं। तो या क्रिमिनल फौजदारी, क्रिमिनल केसेस को पाकिस्तान के अंदर फौजदारी केसेस कहा जाता है। आम लोग जिनका अदालत के साथ कभी कोई वास्ता नहीं रहा होता वो ये सोचते हैं कि फौजदारी इसके अंदर, क्योंकि फौज का लफ्ज है तो वो मिलिट्री कोर्ट्स के साथ इसे एसोसिएट करते हैं। नहीं, ये मिलिट्री कोर्ट्स नहीं होती। हर वो जुर्म जो क्रिमिनल इंटेंट है, मसलन आप किसी को थप्पड़ मारते हैं, छुरी मारते हैं, आप किसी का नुकसान करते हैं, किसी को कत्ल करते हैं, डाका मारते हैं, किसी की इज्जत लूटते हैं, कोई भी ऐसा जुर्म जो क्रिमिनल इन नेचर है जिस पर क्रिमिनल केस बनता है, उसको कहते हैं फौजदारी केस। उसका नाम फौजदारी है, उसमें फौज कहीं से इन्वॉल्व नहीं है। वैसे तो हर जगह पर ही फौजी जर्नल जो है वो इन्वॉल्व है, लेकिन लीगल लैंग्वेज में उसमें फौज कहीं इन्वॉल्व नहीं है, वो क्रिमिनल केस है। और वो फौजदारी अदालतों के अंदर मीन जो क्रिमिनल आपके एडिशनल सेशन जजेस जो नॉर्मल अदालतें हैं उन्हीं के अंदर वो केसेस चलते हैं। सिविल केसेस कैसे हैं, जैसे तलाक का केस है, जब तक कि उसमें तशद्दुद नहीं है, तशद्दुद है तो वो क्रिमिनल हो जाएगा। तशद्दुद नहीं, पैसों का लेन देन का केस है, जब तक कि उसमें तशद्दुद नहीं है। कोई और ऐसा जमीन के बंटवारे का मामला है, जब तक कि उसमें भी तशद्दुद या लड़ाई नहीं है, जैसे ही तशद्दुद, लड़ाई, मारकुटाई हुई तो वो क्रिमिनल केस बन गया। अगर वैसे लेन देन का या प्रॉपर्टी का, विरासत का मामला है तो वो एक सिविल केस हो गया। तो ये जरा समझ लीजिए। फिर फौजदारी कहां से आया? अगर मुगल एम्पायर की बात करें तो उस जमाने में एक फौजदार होता था ओहदा, जिसकी जिम्मेदारी होती थी कि वो इलाके के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखेगा और जो लोग तोड़ेंगे लॉ एंड ऑर्डर उनको सजा देगा। इसीलिए तब से इन केसेस को फौजदारी केसेस कहा जाता है। फिर जब अंग्रेज बहादुर आया तो उन्होंने कहा कि बाय एंड लार्ज लोग क्रिमिनल केसेस को फौजदारी केसेस कहते हैं, तो उस टर्म को उन्होंने भी आगे चला दिया। लेकिन ये ध्यान में रखिएगा कि फौजदारी केसेस में फौज इन्वॉल्व नहीं होती, ये क्रिमिनल केसेस को पाकिस्तान के अंदर फौजदारी केस कहा जाता है। लेकिन जाहिर है वैसे दूसरी तरफ मैं गलत हूं, फौज तो सिविल केसेस में भी इन्वॉल्व होती है, मतलब हर जगह वो इन्वॉल्वमेंट तो उनकी है। तो अब टकर कार्लसन के साथ अगर ये वाकई होता है तो फिर पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है वही होता हुआ इस वक्त हम अमेरिका में भी देख रहे हैं और आने वाले दिनों में देखेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि अमेरिका के अंदर ये ज़हन में रखिए कि अमेरिकी सिस्टम जो है वो स्टैब्लिश है। किसी दिन इस पर भी बहस करूंगा बहुत डिटेल से, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारे लोग कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर सदारती निज़ाम हो तो ये सब कुछ नहीं होगा। कई लोग कहते हैं कि आप इस तरह का निज़ाम बनाएं कि इमरान खान जब आए तो फिर आइंदा ये सब कुछ ना हो, और स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए, सिस्टम ऐसा होना चाहिए। सिस्टम और स्ट्रक्चर इसको सेव नहीं कर सकते। इसको जो सोसाइटी है ओवरऑल उसका जो उसका रिएक्शन है, शऊर है, वो सेफ गार्ड करता होता है ऐसी चीज़ों को। किस दिन इस पर डिटेल में बात करेंगे कि सिस्टम तो बन ही जाते हैं, लेकिन पहले हाउस एंड ऑर्डर करना पड़ेगा, फिर सिस्टम बनेगा। जब तक आर्मी चीफ के पास ऐसी लाठी है कि वो उससे कुछ भी करवा सकता है, आप प्रेसिडेंशियल सिस्टम लाएंगे तो उसके लिए काम और भी आसान हो जाएगा। पहले उनको कई लोगों की नंगी गंदी वीडियोस बनाकर उनको ब्लैकमेल करके पार्लियामेंट के अंदर उनसे वोट लेके, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस, वो सब कुछ करवाना पड़ता है। फिर एक ही प्रेसिडेंट होगा, उसको जाके थप्पड़ मारेंगे, उससे मर्जी के काम करवाएंगे और उससे कहेंगे कि यहां पर ये लिखो या ये काम करो, तो वो वन विंडो ऑपरेशन हो जाएगा उनके लिए, और भी आसान कर देंगे आप जब प्रेसिडेंशियल सिस्टम कर दें। मसलन आप ये सोचिए कि अगर सदर ट्रंप जो है, एक मिनट के लिए गुमा कीजिए, वो क्योंकि प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, अपनी मर्जी से किसी को भी लगा सकते हैं, किसी को भी उतार सकते हैं, पार्लियामेंट उस तरीके से इन्वॉल्व नहीं है हर चीज के अंदर। तो सोचिए अगर यहाँ के आर्मी चीफ यही वाले काम करें जो वहां बाजवा साहब करते थे, या आसिम मुनीर साहब, या उससे पहले गंदी फिल्में लोगों की फोन में रखना, या उनको उठाना, या उनके अहले खाना को उठाना, तशद्दुद करना, नाजुक अज़ा के ऊपर ईंटें बांधना। आप सदर ट्रंप को कहीं बिठाकर उनके नाजुक अज़ा के साथ अगर
अगर ईंटें मान दी जाएं तो वो वही फैसला करेंगे जो, याद कीजिए, हमारे कर्नल साहब को दहशतगर्दों ने अगवा किया था और उनकी कानपट्टी के ऊपर बंदूक रखी थी और वो बयान दे रहे थे जो दहशतगर्द उनको वो बयान देने को कह रहे थे। तो सिस्टम्स इंश्योर नहीं करते कि प्रेसिडेंशियल है या प्राइम मिनिस्टर सिस्टम है। बर्तानिया में प्राइम मिनिस्टर सिस्टम है, बेहतरीन चल रहा है। यहां पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम है अमेरिका में, बेहतरीन चल रहा है। तो इट्स नॉट कि आपने उसका नाम क्या रखा हुआ है, आपने सिस्टम कौन सा इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है, उसके पीछे और बहुत सारी जेतें हैं जिन्हें पहले दुरुस्त करना पड़ेगा। और जो लार्जर एक डिस्कनेक्ट है कि सिविलियन पार होगी, अवाम की पार होगी, वोट की पार को रिस्पेक्ट करना है कि नहीं, और उसके पीछे अवाम खड़ी है कि नहीं, कुर्बानी देने के लिए तैयार खड़ी है कि नहीं, उस पर पहरा देने को तैयार खड़ी है कि नहीं, वो इंश्योर करती है। जैसे अमेरिका में इस वक्त सदर ट्रंप काफी आप ये कहिए कि ताकतवर है, लेकिन उसके बावजूद सिस्टम जो है वो रिएक्ट करता है। जहां जहां सिस्टम को लगता है उनके फैसले हदूद क्रॉस कर रहे हैं तो वहां सिस्टम प्रोटेक्शन देता है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट जो अमेरिका की है उसने सदर ट्रंप का जो ड्यूटीज लगाने का एक्शन था पूरी दुनिया के अंदर मुल्कों पर, उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया, जिससे सदर ट्रंप को बड़ी हजीमत हुई। गुस्से में भी आए, कहा मैं फिर ड्यूटी लगाऊंगा, लेकिन कर कुछ नहीं सके। इस पर किसी दिन सैर हासिल बात करेंगे कि टाइप ऑफ जो गवर्नेंस सिस्टम है, क्या ये पाकिस्तान का मसला है? मेरे ख्याल में ये मसला नहीं है। पाकिस्तान में तमाम कवानीन है लेकिन उन पर अमल नहीं होता। तो जरा मैं क्विकली, क्योंकि खबरें बहुत सारी हैं, उनके ऊपर पहले आ जाते हैं। अब एक तो अगर ये टकर कार्लसन को वाकई इसके अंदर प्रोसिक्यूट किया जाता है इस क्रिमिनल केस में, इस फौजदारी केस में, तो फिर सूरत हाल यहां पर भी बड़ी गंभीर होगी। आल्दो कि मैं ये बिलीव करता हूं कि यहां का जो सिस्टम है वो अभी इतना तगड़ा है कि वो रिस्पॉन्ड करेगा, वो प्रोटेक्ट करेगा ऐसे किसी भी काम को जो मीडिया को गैग करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा या अटैक करने के लिए किया जाएगा। लेकिन बहरहाल यू नेवर नो, तो जैसे ये सिचुएशन डेवलप होगी आपके सामने इसको मजीद रखेंगे। अच्छा जी, आगे चलते हैं। जो स्टेट्स ऑफ हॉर्मज़ है उसमें अब वॉल स्ट्रीट जर्नल ये लिख रहा है कि सदर ट्रंप की बहुत सारे मुल्कों से बातचीत हुई है और उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की है। पहले तो खबर तो आई चुकी थी, लेकिन अब वॉल स्ट्रीट जर्नल कह रहा है कि बहुत सारे मुल्कों से बात हो गई है और वो मुल्क भी तैयार है सदर ट्रंप की कुछ ना कुछ मदद करने के लिए, और शायद इसीलिए फ्रांस वगैरह जो है वो डायरेक्टली ईरान से अब बातचीत कर रहे हैं। उसके बाद आबनाए हरमज को खोलने के लिए हम बता चुके हैं आपको पहले ही कि बहुत सारे मुल्क नाराज हैं। जिन्होंने इनकार किया उनमें नॉर्वे ने इनकार कर दिया, जर्मनी ने इनकार कर दिया, जापान ने कहा सोच के बताएंगे, फ्रांस ने इनकार कर दिया, इटली ने इनकार कर दिया, हंगरी ने इनकार कर दिया, स्लोवाकिया ने इनकार कर दिया, तुर्की ने इनकार कर दिया, स्विट्जरलैंड ने इनकार कर दिया, साउथ कोरिया ने इनकार कर दिया। मीन बहुत सारे मुल्क हैं जिन्होंने कहा कि हमने इस जंग का हिस्सा किसी सूरत नहीं बनना। दूसरी तरफ चाइना ने इंटरेस्टिंग काम किया है। ये जब इस तरफ शो लगा, एक तो किम ने अपना शो लगाया, आपको पता है, जो नॉर्थ कोरिया वाले उन्होंने मिसाइल शदाइल दागे। अब चाइना ने भी शो अपना लगा दिया है। उन्होंने भी जो ताइवान है, जिसको चाइना अपना इंटेग्रल पार्ट कहता है, अमेरिका कहता है नहीं ताइवान अलग जगह है, उनके इंडिपेंडेंट राइट्स है, अब ताइवान की भी उन्होंने कड़ी निगरानी जो है, चंद दिन पहले भी वहां पर फाइटर प्लेन उड़ रहे थे, फिर बीच में एक वक्फा आया और अब जब जंग यहां पर बहुत गर्म हो गई है तो चाइना ने भी वहां भरपूर तरीके से अपने तैयारे भेज दी हैं। लगता है कि चाइना भी कोई प्रोग्राम कर रहा है, वो अपना मनोरंजन उधर सेट करना चाहता है। जब इधर फायर क्रैकर चल रहे हैं तो वो उस तरफ अपने फायर क्रैकर चलाने का लग रहा है कि चाइना भी कह रहा है कि शायद ये, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि चाइना को हमला कर देगा या इस चीज पर एक हतमी अमल कर लेगा, लेकिन बहरहाल हो सकता है अगर मामला यहां बढ़के तो चाइना भी कहे कि लगे हाथ हम भी अपने वाली जो मुर्गी है उसको ज़िबा कर लें और लगे हाथ अपना ये मामला भी हमेशा के लिए सेटल डाउन कर लें। आगे चलते हैं जी। अली लारेजानी ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा कि हमें पता चला है कि अमेरिका के अंदर कोई दहशतगर्दी करके हम पर डाली जाएगी और फॉल्स फ्लैग किया जाएगा। हम अमेरिकी आवाम के दुश्मन नहीं हैं। ये देखिए, ये होती है समझदार जो तरीके लीडरशिप करने के। पाकिस्तान में आप किसी को कहो कि अमेरिका के बारे में नारा लगाओ भाई मुर्दाबाद, और फिर कहेंगे कि नहीं तुम कहो। अगर आप नहीं कहेंगे, क्योंकि आप किसी भी मुल्क के लोगों को अपना दुश्मन क्यों बनाना चाहते हैं? इससे बड़ी स्टूपिड बात और क्या होगी कि आप पूरे मुल्क के, कोई भी मुल्क है उसके अंदर अच्छे लोग भी होंगे, बुरे लोग भी होंगे, अब सब मुल्क के लोगों को अपना दुश्मन क्यों बनाएंगे? अली लारेजानी ने बहुत ही खूबसूरत स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि ये जो वॉर मॉन्गर्स हैं, हमारी लड़ाई इनके साथ है, अमेरिकी आवाम के साथ हमारी कोई लड़ाई नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। 12% सिर्फ लोग हैं अमेरिका के अंदर जो कहते हैं कि आप फौज भेजें। जब आप अमेरिकी आवाम के खिलाफ नारे मारेंगे या बातें करेंगे तो जो 88% आपके साथ खड़े हैं, कहते हैं जंग नहीं होनी चाहिए, वो भी कहेंगे यार ये तो हैं ही जानवर, मतलब कि ये तो हम इनको कुछ कह भी नहीं रहे, ये फिर भी कह रहे हैं कि इन्होंने हमें मारना है, तो फिर ठीक है, ये लोग जो इनसे लड़ रहे हैं ये ठीक है। तो अली लारेजानी ने बहुत ही खूबसूरत बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमारा कोई लेना देना नहीं है आम आवाम के साथ, हम कोई दहशतगर्दी का ऐसा हमला वहां पर करने का प्रोग्राम नहीं रखते, अगर कुछ किया गया तो वो झूठा हमारे ऊपर डालने की कोशिश की जाएगी। फिर सदर ट्रंप ने कहा कि हमने जो खार्ग है, जो जजीरा है, उसमें सब कुछ तबाह कर दिया है और कुछ रह नहीं गया, लेकिन हो सकता है हम मजीद मिसाइल भी मारें मजा लेने के लिए। जी हाँ, वाकई उन्होंने ये कहा कि मजा लेने के लिए हो सकता है कि हम वहां पर मजीद मिसाइल भी मारें, बाकी काम हम वहां पर अपना सारा कर चुके हैं, ये सदर ट्रंप ने वहां पर फरमाया। अगर आप नॉर्मली, मैं व्लॉग आपको पता है 28 से 29 मिनट का करता हूं, आज बहस लंबी हो गई टकर कार्लसन पर, मीडिया पर, फौजदारी मुकदमात पर, तो अगर आपके पास टाइम कम है तो यहां से आप और मैं अल्लाह हाफिज करते हैं। जो अगली थोड़ी सी, क्योंकि काफी सारी खबरें बाकी हैं, टीम ने तैयार की हैं, तो वो इनजस्टिस होगा टीम के साथ कि मैं आगे डिलीवर ना करूं। तो अगर आपका वक्त पूरा हो गया तो जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने यहां तक बता दी, आगे जो खबरें रहती हैं
हैं वो मैं सामने रखता हूं। जो दोस्त टाइम रख सकते हैं वो इसको मजीद आगे सुन ले। तो आगे चलते हैं जी। आगे जो सऊदी अरब के साबिक इंटेलिजेंस के सरबराह तुर्की अल फैसल, उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बयान दिया है। उन्होंने कहा कि खित्ते में असल खतरा ईरान से नहीं इसराइल से है। उन्होंने कहा कि इसराइल इतना तगड़ा हो गया कि सबके साथ बदमाशी कर रहा है, इसका कोई इलाज करना पड़ेगा और अरब ममालिक को अब इकट्ठे होकर इसके ऊपर अपना कोई लाहे अमल बनाना पड़ेगा। इससे पहले जो कतर के साबिक वजीर आजम हैं वो ये कह चुके हैं कि नेटो टाइप की एक फोर्स बनानी चाहिए अरब ममालिक को, जिसकी सरबराही सऊदी अरब को करनी चाहिए और उससे मामला हल होगा। अमेरिका से या किसी और से सिक्योरिटी लेके हमारे मसले हल नहीं होने। दूसरी तरफ जो दुबई है उसके एयरपोर्ट के ऊपर मजीद इस वक्त हमले हुए हैं, वहां पर रॉकेट या ड्रोन और आके गिरे, आग लगी हुई है, उसकी वीडियो भी इमर्ज की है और भी कई जगहों पर दुबई और यूएई के अंदर जो है वो धमाके और हमलों की इतलात है। तो वो एक मामला जो है वो वहां पर अभी भी गर्म है और वो चले जा रहा है और ईरान जो है वो बिल्कुल वहां पर अटैक कर रहा है। अब दूसरी तरफ ब्लूमबर्ग ये लिख रहा है कि ईरान की जंग अगर चलती रही तो जो इसका इकोनॉमिक डाउनटर्न है वो 1990 की गल्फ वार से भी ज्यादा खराब रहेगा। स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मज अगर बंद रहे तो कतर की जीडीपी जो है वो 14% नीचे चले जाएगी। उसकी वजह यह कि कतर की सारी जो गैस है वो यहीं से एक्सपोर्ट होती है। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर ये स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मज बंद रहे तो कतर जो है उसकी जीडीपी 14% इफेक्ट होगी और ओवरऑल सऊदी अरेबिया और अरब इमारात जो हैं उनकी जो जीडीपी है वो 5% तक श्रिंक हो सकती है, इफेक्ट हो सकती है। मेन मेजर एक ब्लो होगा इन दोनों कंट्रीज या तीनों कंट्रीज को, सभी को, लेकिन इन तीनों के बारे में ब्लूमबर्ग ने लिखा है। फिर इसराइल का जो नशरियाती इदारा कान है उन्होंने बड़ा इंकशाफ किया है। उन्होंने कहा है कि इसराइल का जो डिफेंस डिपार्टमेंट है वो ये समझता है कि हमने ईरान की जंग जो है उसको ओपन एंडेड छोड़ के गलत किया हुआ है। हमें मतलब ईरान की जंग इस तरह से हम नहीं जीत सकते, ना ईरान में रजीम चेंज कर सकते हैं। तो हमें रीथिंक करने की जरूरत है कि हमने ईरान के अंदर क्या करना है। दूसरे लफ्जों में, सादा लफ्जों में वो ये कह रहे हैं कि हमने गलत पंगा लिया हुआ है, हमें रीथिंक करना चाहिए और इस जंग में से बाहर निकलना चाहिए। इससे पहले तो ये बातें अमेरिका से सुनाई दे रही थी, लेकिन अब ये सरकारी नशरियाती इदारा जो कान है वो ये बात कह रहा है इसराइल से। इसका मतलब है कि सूरत हाल वहां पर भी खराब है। फिर जो यूएस एनर्जी सेक्रेटरी हैं क्रिस राइट, उन्होंने कहा कि ये जो तेल की कीमतें ऊपर जा रही हैं हमारी पॉलिसी का हिस्सा है। हम ऐसा ही करना चाहते हैं क्योंकि हम नया जो जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप है, नया वर्ल्ड ऑर्डर है, वो तरतीब दे रहे हैं। हम जानबूझ के तेल को महंगा करना चाहते हैं। उनकी बात करने का मतलब ये कि सब कुछ हमारे प्लान में शामिल है। जाहिर है, नजर भी आता है अमेरिका को इसका सबसे ज्यादा फायदा होगा और साथ रूस को होगा, क्योंकि जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं उनका तेल तो रुक गया। अमेरिका के पास वेनेजुएला का तेल है, वो खुल के बेचेंगे, महंगा हुआ तो महंगे दामों बेचेंगे, रूस महंगे दामों बेचेगा। इन दोनों मुल्कों को भरपूर इसमें से फायदा होगा और बाकी जो ममालिक हैं उनका तो तेल रुका ही हुआ है, बल्कि उनका तो इस वक्त पानी भी रुका हुआ है। वो आने वाले दिनों में देखते हैं कि क्या मामला होगा। सुहेल वड़ाइच फरमाते हैं कि अमेरिका ईरान जंग के नतीजे में पाकिस्तान फैसला कुन लम्हात में आ खड़ा है। पाकिस्तान इस वक्त सफारती और दिफाई तौर पर दुनिया भर में इज्जत और अरूज पा चुका है। पाकिस्तान ने आलमी बिसात पर अपने मोहरे इंतहाई खूबसूरती और अकलो दाने से चले हैं। सुहेल वड़ाइच साहब ने एक मालशी किस्म का कॉलम लिखा है, लेकिन साथ अगली खबर देते हैं तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान किस इज्जत और वकार पर खड़ा है। खबर यह है कि मट्टी का तेल फी लीटर 39 रुपए 20 पैसे महंगा कर दिया गया। जी हाँ, पाकिस्तान इस वकार पर खड़ा है कि पाकिस्तान अपने गरीब को जिबा करने को मुकम्मल तैयार है। मट्टी का तेल जो आम आदमी इस्तेमाल करता है उसको 40 रुपए 39 रुपए 20 पैसे मतलब 40 रुपए और बढ़ा दिया है और वो 353 रुपए फी लीटर कर दिया है। अगर ये 353 रुपए फी लीटर जो है वो मट्टी का तेल आप बेच रहे हैं गरीब आदमी को, तो इससे ज्यादा इज्जत और वकार से तो आप आगे नहीं जा सकते। मेरा ख्याल ये तो वाकई आपको सैल्यूट करना चाहिए जो आप इस वक्त कारनामे अंजाम दे रहे हैं। फिर लाहौर में स्कूल्स को नॉन सैलरी बजट मीन जो बिजली के बिल वगैरह जमा करवाने होते हैं वो नहीं अदा किए गए। स्कूल मकरूज हो गए हैं और स्कूलों की बिजली के जो बिल हैं वो या तो वो कर्जा लेकर कहीं से अदा कर रहे हैं स्कूल, या उनकी बिजली कट रही है। देखिए ना पाकिस्तान कितना इज्जत और वकार पे पहुंच गया है कि लाहौर के, जी हाँ, उसी लाहौर की बात हो रही है जहां की बाजी का जहाज इल्जाम लगाया जा रहा है कि उनका बेटा जो है वो हनीमून पर लेकर गया और वो कहते हैं नहीं बेटा नहीं गया। अब जब जहाज 9:30 बजे उतर गया तो सहरी के वक्त मीन जहाज के वापस आने के 6 घंटे के बाद तकरीबन उन्होंने एक टाउट सहाफी, मेरा ख्याल रावी है, उसके अकाउंट से जुनेद सफदर की एक पुरानी तस्वीर रिलीज करवाई है। तस्वीर में वाजे तौर पर जुनेद सफदर भी जैकेट ऊपर तक पहने हुए नजर आ रहे हैं और उनका दोस्त पीछे तो है गर्म जैकेट पहन के और गले में उसने प्रॉपर स्कार्फ भी लिया हुआ है ताकि सख्त सर्दी से बच सके। आजकल मुझे नहीं पता कि मिड मार्च में लाहौर में कहाँ इतनी सर्दी होगी जहां पे जुनेद सफदर को इतनी गर्म जैकेट और उनके साथी को
इस तरह की गर्म जैकेट और अपना जो है स्कार्फ वगैरह पहनना पड़ेगा। तो ऐसे हालात में अब एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, ऊपर से ये झूठ बहुत बोलते हैं, इनको समझ नहीं आती कि सच में ही खलासी है, जितना झूठ बोलेंगे उसमें हलाकत है। अगर जुनैद सफ्दर नहीं गए तो फिर कौन गया था जहाज लेकर, ये बता दें, क्योंकि मेंटेनेंस के लिए तो जहाज गया हुआ लगता नहीं है। जब तक आप सच नहीं बोलेंगे, आवाम को जब पता चल जाए और सोशल मीडिया को, तो आपके गले में उंगली डाल के ये सच बाहर तो हर सूरत निकालेंगे और आपको बोलना पड़ेगा। लेकिन आपको मैं चलते चलते एक लतीफ़ा भी सुनवा देता हूं, लेकिन उससे पहले दो लतीफ़े सुनवा देता हूं। उससे पहले ज़रा ये खबर ले लीजिए, और वो खबर यह है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत लाहौर में ग़ज़ाई सूरत हाल और बरामदात का जायज़ा। पाकिस्तान में अशियाई खुर्दोनोश की वाफिर ज़खायर और किल्लत नहीं है। उन्होंने कहा फरावानी है मुल्क में अशियाई खुर्दोनोश की, ये पहला लतीफ़ा है। उन्होंने कहा कि फरावानी है, लोगों के पास रेल पेल है, और जंग की वजह से अगर मिडल ईस्ट में अशियाए खुर्दोनोश चाहिए हुई तो वो पाकिस्तान से आसानी से गोश्त, फल, जो भी चीज़ें उन्हें चाहिए हुई, मैं ये नहीं कह रहा नहीं देनी चाहिए, हमारे मुसलमान दोस्त हैं, अपना पेट काट के भी देनी चाहिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये झूठ बोल रहे हैं कि पाकिस्तान में फरावानी है। लोग अपनी जिंदगियां ले रहे हैं, लोगों के पास 2 वक्त खाने की रोटी नहीं, और ये कह रहे हैं कि यहां अशियाए खुर्दोनोश की बिल्कुल फरावानी है। अगला लतीफ़ा सुन लीजिएगा। सरकारी खजाने से चेयरमैन सेनेट के लिए 9 करोड़ रुपए की महंगी गाड़ी खरीदने का इंकशाफ। ये जनाब यूसुफ रजा गिलानी साहब हैं, और वही अलमारूफ जो तुर्की से एक हार दिया था टर्किश फर्स्ट लेडी ने, और वो इन्होंने और इनकी बेगम ने घर ले गए थे बताए बगैर, फिर बाद में इनसे रिकवर हुआ था। वही यूसुफ रजा गिलानी साहब ने सरकारी पैसों से 9 करोड़ रुपए की गाड़ी खरीदी है। गालिबन कल ही ये गाड़ी इनके सेक्रेटेरिएट में पहुंची है, और बताया ये गया है कि उन्होंने अपने सेनेट के बजट से, मीन अपने घर से नहीं बल्कि सेनेट के पैसों से ये गाड़ी दी है। ये दूसरा लतीफा है। लेकिन मट्टी का तेल जो है वो 40 रुपए बढ़ाकर गरीब आदमी के लिए 353 रुपए में कर दिया गया है। अब आपको जरा अगला लतीफा भी बता देते हैं। हमने आपको गवर्नर साहब जो नए आए हैं उनकी एक वीडियो सुनवाई थी, जिसमें उन्होंने कहा था फौज ने कभी 1 इंच नहीं लिया, फौज ने कभी ये नहीं। अब उन्होंने चैलेंज कर दिया है, खुला चैलेंज दिया है उन्होंने, और वो दिया है मरियम नवाज को, वो दिया है जवाद अहमद को, मोहसिन नकवी को, इकरारुल हसन को, बिलावल भुट्टो जरदारी को, और भी कई हैं बेचारे, और मियां नवाज शरीफ साहब को भी चैलेंज ये दिया है कि ये सारे मालिश मारते हैं आसिम मुनीर साहब को। अब जो नए गवर्नर आए सिंध के, उन्होंने कहा मैं सबसे आगे हूं। वो जो अपने आप को वोट को इज्जत दो वाला बयानिया वाला वर्कर कहते थे, उन्होंने भी कहा है कि आसिम मुनीर साहब हमारे ही जैसे घराने से हैं। जितने मुहिब्बे वतन वो हैं, उतना मुहिब्बे वतन कोई और हो नहीं सकता। जितने अच्छे वो हैं, उतना कोई और अच्छा हो नहीं सकता। तो इतनी मालिश जितनी वो मार रहे हैं, तो वो तो शहबाज शरीफ को भी चैलेंज दे रहे हैं और सभी को चैलेंज दे रहे हैं। देखते आने वाले दिनों में कहीं यही पसंद ना आ जाए गवर्नर साहब जो हैं, और इन्हीं को उठाकर कहीं वज़ीर आज़म ना लगा दें आसिम मुनीर साहब, क्योंकि उन्हें तारीफ और खुशामद तो अपनी बहुत पसंद है। लेकिन गवर्नर साहब की अजीब अजीब तस्वीरें आ रही हैं जब से गवर्नर बने हैं। कई तस्वीरों में तो वो बड़े बेचारे परेशान ही बैठे हैं कि मैनू की बना देता जी। बहरहाल आखिरी लतीफ़ा आपके सामने रखते हैं और फिर आपसे इजाज़त लेते हैं, और वो लतीफ़ा ये है कि ये आपने एक वीडियो सुननी है, इसमें 2 बीबियां हैं, 2 बाजियां हैं मेरी। आपने गौर करना है कि वो दोनों पक्के मुंह के साथ, एक तो सिर्फ साथ इसलिए, जब हम गांव में होते थे तो जो सब्जी बेचने वाला, फ्रूट बेचने वाला रेडी पे आता था, उसका जो तराजू होता था वो अक्सर ख़राब होता था। मीन तराजू कहीं गिर गया रेडी से, और वो गिर गया तो वो जब तराजू के ऊपर ना कोई बाट डाला हुआ है, कोई चीज़ नहीं डाली, तो तराजू बराबर होना चाहिए ना। अगर तराजू के एक पलड़े में कुछ नहीं है और दूसरे दोनों पलड़ों में कुछ नहीं, तो तराजू को बराबर होना चाहिए ना। तो उसका तराजू जो है वो एक तरफ को झुका हुआ होता था, तो उसको ठीक करने के लिए एक अजाफी बाट डाला जाता था जो सिर्फ तराजू को बराबर करता था। पहले वो बाट रखा जाता था जिस तरफ भी रखने की जरूरत होती थी, जो वाला भी खराबी कर रहा होता था उस तरफ वो बाट रखा जाता था और तराजू को बराबर किया जाता था। उसको पास्कू कहते थे पंजाबी के अंदर, उस वाले वट्टे को। अब ये जो बाजी साथ बैठी हुई हैं, बड़ी सारी मेरी तरफ बड़े सारे मुंह वाली भट्ट साहबा, सलमा भट्ट साहबा, ये पास्कू के तौर पर साथ रखी हुई हैं। झूठ जो है वो अजमा बुखारी बोल रही है। यही वो जहाज जो गया था अभी हनीमून ट्रिप जो इल्जाम लगाया जा रहा है, उसके बारे में ये उस दिन कह रही थी कि ये तो एयर पंजाब के लिए खरीदा है, एयर पंजाब के अंदर ये एज अ कमर्शियल फ्लाइट चलना है। उस वक्त इनको पता नहीं था कि बाद में ये सारे काम खुल जाने और ये झूठ साबित होगा। लेकिन आप जरा दोनों बाजियों की शक्लें देखें। मैं कोई शक्लों को बुरा नहीं कह रहा, बहुत अच्छी हैं माशाल्लाह, मेरे से भी अच्छी हैं, लेकिन आपने गौर से शक्लें देखनी है दोनों बाजियों की। वो जो साथ बैठी हुई पास्कू बाजी है वो भी देखनी है आपने, और पूरा माहौल देखने के बाद आपने ये हिसाब लगाना है कि ये दोनों बाजियां जो हैं, ये कोई न्यू खान या मंठार बसों की बात नहीं कर रही। हालांकि इन्हें ब्रीफिंग उसी पे देनी चाहिए, लेकिन ये गल्फ स्ट्रीम जैसे लग्जरी जहाज के ऊपर बात कर रही हैं। सुनिए। गुजारिश ये है कि जो हमारा एयर पंजाब है उसमें हम मुख्तलिफ जहाज़ खरीद रहे हैं, और कुछ हम लीज में लेंगे, और ये एक मतलब फ्लीट बनाना है हमको जिसमें हर तरह के जहाज़ होंगे, और ये उसी की एक जो है वो कड़ी है। अभी इस पर जो मामलात हैं वो हतमी जैसे ही होंगे, मैं ज़रूर आपको बताऊंगी। लेकिन मिफ्ता इस्माइल साहब जो है वो उनको मतलब एक आधी अधूरी मतलब बात को लेकर उनको बात सुन लिया। इस लतीफ़े के बाद मेरी कोई कमेंट्री नहीं, मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।